हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 2021 का जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का, जिसमें हम शेयर करेंगे आपके साथ में जो फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स के जो 50 क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं A to Z। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है, और उनको करने के बाद आपको आपका जो 24 में एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को जो होगा इसी महीने में, अगले महीने में, तो उसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है डियर। तो चलिए देखते हैं वो आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव और आपके लिए वैल्यूएबल लग रहा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह प्यार जरूर दीजिएगा, जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये पहला क्वेश्चन है 101 नंबर का बच्चों की, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य। क्लास 10 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हल्के हल्के, देखिए पेपर में सबसे पहले शुरुआत में हल्के हल्के क्वेश्चन, फिर हल्के मॉडरेट कंडीशन वाले, फिर हार्ड क्वेश्चन आते हैं लास्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए शुरू देखते हैं। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन 102 नंबर का, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r दी हुई है, तो आपको पूछ रहा है कि इसकी फोकल डिस्टेंस क्या होती है, r/2 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे हल्के क्वेश्चन हैं। देखिए 103 नंबर, केरोसिन है, टर्पेंटाइन है और जल्दिया है, इसमें किसकी प्रकाश, इसमें जो है कौन से माध्यम में प्रकाश की जो गति है वो सबसे तेज होगी, यानी प्रकाश सबसे तेज किसमें चलेगा। इनके अपवर्तनांक भी दे दिया है ब्रैकेट में, तो आपको बहुत आसान हो गया। आपको कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रखना है कि अपवर्तनांक जिस भी माध्यम का ज्यादा रहेगा उस माध्यम में जो प्रकाश की गति है वो धीमी रहेगी, प्रकाश धीमी गति से चलेगा, और जिसमें अपवर्तनांक कम रहेगा उसमें प्रकाश तेज गति से चलेगा। तो यहाँ देखिए जल का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 है, जो कि इन दोनों से कम है, यानी सबसे कम है इन दिए गए तीनों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल। जल में जो है इसकी स्पीड काफी तेज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सामने पूछा गया है ना। एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर एक सुई का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इमेज जो है आपका उसी साइड बन रही है जिस साइड में, है ना, क्योंकि उत्तल लेंस है तो जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड में आपका बन रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में, लेंस के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे v का मान दिया हुआ है आपका माइनस का 50 सेंटीमीटर ले लेंगे इसको हम, और अगर इसको मीटर में बदलिए, क्योंकि सभी ऑप्शंस आपके मीटर में दिए हुए हैं, तो आपको इसको अभी ही मीटर में बदल लेना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, -50 और बाई में 100 कर दीजिएगा, इतना मीटर आ जाएगा। ये आपका कट जाएगा 2 बार में, यानी कि -1/2 मीटर। इसको और कन्वर्ट करिएगा तो 0 पॉइंट माइनस का क्या हो जाएगा, 5 मीटर। 2 पंचे 10, यस 0.5 मीटर। तो अब हमको ये मिल गया v का मान। अब हमको चाहिए, पूछ रहा है u का मान कितना होगा। आगे फिर कह रहा है कि देखिए इसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना आगे कह रहा है कि सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी ये पता करना, यानी कि u यानी वस्तु की दूरी दर्पण से वो आपको निकालना है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है, प्रतिबिंब की जो साइज है h डैश वो किसके बराबर है, वस्तु की साइज के बराबर। तो यहां से अगर h डैश बाई h निकालिएगा डियर, तो आपको आएगा 1, जो कि है मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, राइट। और इसका मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है कि m इक्वल टू होता है आपका v बाई का u। इसमें प्लस ही रहता है, क्योंकि अगर दर्पण होता तो -v बाई u होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और m का मान आपका 1 निकल के आया है, तो 1 इक्वल टू v बाई u रखिएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा v इक्वल टू u। तो v कितना है आपका -0.5 मीटर, तो यहां से u का मान भी आपका आ जाएगा माइनस का 0.5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस तरह से इसको लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। ये देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते? तो लेंस बनाने के लिए जल यूज हो सकता है, कांच भी, प्लास्टिक भी, लेकिन मिट्टी का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, या फिर रिफ्रैक्शन की घटना कम होती है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर का क्वेश्चन है, एल लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है। तो आपको रिलेशन पता होगा कि आर इक्वल टू होता है रो इनटू में एल बाय ए, राइट।
क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लीजिए। दूसरा कह रहा है कि अगर लंबाई को 2L और प्रतिरोध R ही रहे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान रखिए कि मटेरियल जो है सेम है, मटेरियल सेम है तो रो आपका नहीं बदलेगा, तो फिर भी इसका जो R है वही रह रहा है। क्या परिवर्तन कर रहा है, लेंथ को 2 कर दिया। देखिए रो इंटू एल को लेंथ को क्या कर दिया 2L, और बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर मैं मान लेता हूं कि A डैश हो जाता है ना, पता नहीं है क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा। जब लंबाई में परिवर्तन हुआ तो जब तक अनुप्रस्थ काट में मोटाई में परिवर्तन नहीं हुआ तब तक रेजिस्टेंस चूंकि रिमेन है, सेम है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इनको डिवाइड कर दीजिए तो R से R कट जाएगा, रो से रो डिवाइड हो जाएगा, L से L आपका डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या बचता है, ये 1 इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा आपका 1/A बटे में 2/A डैश, राइट। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो A डैश बटे में 2A बन जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A डैश इक्वल टू आ जाता है 2A। तो इस तरह से जो नया आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज होगा वो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, यानी वो भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 107 नंबर का क्वेश्चन है डियर, एक विद्युत स्त्री का जो ऊष्मन तत्व होता है, यहाँ पे देखिए द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है विद्युत स्त्री जिसको कहते हैं वो किस चीज का बना होता है, तो ये आपको बताना है। तो नाइक्रोम जो एक तत्व होता है, नाइक्रोम का ये बना हुआ होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 108 नंबर का जो है कह रहा है कि 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ एक बल्ब है जो कि 0.5 एम्पियर विद्युत क्या कह रहा है, इसमें सही से नहीं लिखा हुआ, एक विद्युत बल्ब इतना वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है, विद्युत 0.5 एम्पियर है। अच्छा ठीक है, सप्लाई जो है आपकी करंट की वो है 0.5 एम्पियर। तो बल्ब की शक्ति क्या है, तो हमको पता है P इक्वल टू होता है V इंटू आई है। तो इसमें क्या करेंगे 2 to 0 और इनटू में 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से 22 और गुणे में 5 यानी कि कितना हो जाएगा 110, और ये वॉट शक्ति है, शक्ति का मात्रक क्या होता है वॉट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए तो यहाँ सही होगा ये वाला, दूसरा वाला 109 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा, तो जो ऑर्स्टेड थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड इनका पूरा नाम था। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये डिस्कवर किया गया था। अगला क्वेश्चन 110 देखिए, कितने बेसिक क्वेश्चन अभी तक चल रहे हैं। एक छोटी कैविटी का परीक्षण करने के लिए, कैविटी कहाँ होती है, तो हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं, दांत में जो गड्ढे हो जाते हैं, कीड़े खा लेते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं, उसी को कैविटी कहते हैं। उसका टेस्टिंग करने के लिए जो एक दंत चिकित्सक है उसके द्वारा प्रयुक्त दर्पण, तो कुल मिला करके इसको पूछना है कि भाई डेंटिस्ट के द्वारा जो लेंस यूज किया जाता है दांत के परीक्षण के लिए या देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो कौन सा दर्पण, तो पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण यूज किया जाता है। 110 नंबर का आपका सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन 112 नंबर का क्वेश्चन, 11 छूट गया क्या डियर, हाँ 11, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। देख रहे हैं अभी तक कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है जब वह स्रोत से 4 एम्पियर लेता है। देखिए विभवांतर आपका कितना है, यहाँ पे 60 वोल्ट है, और कब है ऐसा, जब आपकी धारा कितनी ली जा रही है, धारा है आपका 4 एम्पियर। अब कह रहा है कि जब 120 वोल्ट यानी विभवांतर कितना हो जाता है 120 वोल्ट, कितना हो गया ये गुणे में 2, 2 गुना हो गया, तो आई भी आपका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, गुणे में 2 यानी कि कितना बन जाएगा 8 एम्पियर। ऐसा क्यों, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, राइट। तो क्या आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना होता है। 113 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि R1 इक्वल टू, ये दिया R1 R2 R3 R5 R4 और R5, और V आपको 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। तो आपको कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध इसको आपको कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान दीजिए, एक ये डिवाइस एक डिवाइस बन गई, और ये समझिए कि दूसरी डिवाइस बन गई, और ये जो दोनों डिवाइसेस हैं 1 और 2, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सीरीज में जुड़ी हुई है, सीरीज में, यानी कि इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं, मान लीजिए आपका R और R डैश है, तो ये दोनों सीधे सीधे सीरीज में जुड़े होंगे तो इनके रेजिस्टेंसेस जुड़ जाएंगे, ये टोटल आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले
पहले सर्किट का हमको निकाल देना है, पहले डिवाइस का। तो R1 R2 से हमको समांतर क्रम में जुड़े, ये तीनों समांतर क्रम में, तो इनको हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आपका 1/R हम निकाल रहे हैं 1/10, 1/10 और प्लस का 1/40 निकाल लीजिए। तो इसमें से देखिए क्या बनेगा, इसका 40 हो जाएगा, और ये 10 चौके 40 प्लस का 1 यानी कि 5/40 बराबर 1/8। तो रेजिस्टेंस इसका निकल गया, R इक्वल टू आपका 8 ओम आ गया। तो यहाँ पे 8 ओम लिख देंगे। अब प्लस R डैश निकालना है, R डैश 1/R डैश बराबर, अब हम इन तीनों R3 R4 और R5 के लिए निकालेंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/30 प्लस 1/20 और प्लस का 1/60 बराबर, यहाँ पे 1/10 कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस का 1/6। तो अब इसमें अगर देखें तो इनका एलसीएम क्या बन जाएगा, 1/10 और एलसीएम बनेगा आपका 6। तो 3 दूनी 6, 2 3 6 और 6 के 6, तो 2 3 1 4 2 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो बराबर आएगा 1/10। तो इस तरह से R डैश बराबर आपका आ गया 10 ओम। 10 ओम जब आ गया तो यहाँ पे रख देना है 10 ओम बराबर आपका टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 10 8 18 ओम आ जाएगा इस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका 18 ओम सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है, यानी कि लड़की है, कोई स्टूडेंट है जो कि जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया उसको सहायता करेगी, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित, जीवाश्म ईंधन होता है तो देखिए संपीड़न आसवन ये सब कुछ भी नहीं कहेगा, है ना। जो जीवाश्म ईंधन होता है जैसे कोयला हो गया, है ना, जो कि जो हमारे सजीव चीजें होती हैं उनके मतलब एक प्रकार से उनके डिकम्पोज होने से या उनके नष्ट होने से जो ईंधन बनता है उसको, जैसे कोयला पेट्रोलियम ये सब आपके जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि उसको जलाएगा तब उससे ऊर्जा निष्कासित होगी। कौन सी ऊर्जा, हीट एनर्जी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधक जो है 4 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसे जोड़े जाएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, जरा देखिए आप कैसे मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, उस लॉजिक को समझिएगा। जब तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट आ जाएगा वो दिए गए तीनों रेजिस्टेंसेस से क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। जो इसमें मैक्सिमम है 6 ओम उससे भी बड़ा होगा। तो पक्की बात है कि 4 ओम है तो 100% 4 ओम इससे नहीं आएगा। दूसरे वाले में जब समांतर जोड़ा जाता है तो जो मिनिमम होता है उससे क्या होता है, वो भी कम हो जाता है टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। तो दूसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों पैरेलल है। इससे हमको पता चला कि कुछ रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, और कुछ जो है आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे में देखेंगे, है ना। टोटल 4 ओम आना चाहिए। अब जैसे देखिए 3 ओम 6 ओम ये कैसे हैं, पैरेलल, और जो रेजिस्टेंस आएगा इनको जोड़ने के बाद तो देखिए 1/3 प्लस 1/6 आपका क्या बन जाएगा, 6, और ये 2 और प्लस का 1 यानी कि 3/6 बराबर आ गया आपका 2 ओम रेजिस्टेंस। ये आपका 2 ओम बन जाएगा। अब 2 ओम और ये 2 ओम मिला देंगे, ये आपका सीरीज में है तो आपका टोटल 4 ओम दे देता है। कौन, ये ऑप्शन नंबर सी में जो सर्किट दी हुई है इससे निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 116 नंबर है, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें कि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, है ना। तो कह रहा है वस्तु के आकार का, यानी कि एच डैश कौन सा है, उत्तल लेंस है। सेम ऊपर में अभी आपको पता था एच डैश इक्वल टू एच दिया हुआ है, यानी कि एच डैश बाई एच इक्वल टू 1, यानी कि आवर्धन m। तो अब इसको पूछ रहा है कि वो वस्तु आपकी कहां पर रखी होनी चाहिए। सो u इक्वल टू वी आपको मिल जाएगा यहां से, यानी वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी दोनों सेम रहने वाली है। तो वस्तु को कहां पर रखना होगा, उसकी दुगनी फोकस दूरी पर। ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब वो वस्तु जो है 2f पर आपकी रखी जाती है तब। चलिए अगले जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दर्पण को निम्न में से कौन से प्रकार दर्पण का कौन सा प्रकार है जो कि सौर भट्टी में प्रयुक्त हो। सौर भट्टी में देखिए, सौर भट्टी में यूज होने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण को ही हम लोग सौर भट्टी में यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है उस पर ढेर सारी लाइट पड़ती है और उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पॉइंट आउट कर देता है। तो देखिए, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला क्वेश्चन है 118, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु है, यानी कि एच डैश लंबाई वस्तु है, यानी कि एच जो है आपकी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एफ के एक अभिसरण लेंस से, अभिसरण का मतलब हो जाता है आपका कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की बात कर रहा है। इसको लिख लीजिएगा, उत्तल लेंस
आगे फिर कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि u आपका है माइनस का 25 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि वस्तु के दूसरी ओर 16.67, तो दूसरी ओर बन रहा है, इसका मतलब v जो है आपका प्लस के साथ में लिया जाएगा, क्योंकि राइट साइड में बन रहा है 16.67 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो दूरी पर प्रतिबिंब बनता है f का मान। तो f का मान क्या होता है, इसमें लेंस सूत्र लगा देंगे, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस का 1/u। कंफ्यूज मत होइएगा, 1/v की जगह पे 1/16 और पॉइंट का 67 और माइनस का रखेंगे 1/u कितना है माइनस का 25, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। अब जोड़ देंगे 1/16.67 और प्लस 1/25, इनको जैसे ही ऐड करिए तो एलसीएम ले लीजिएगा, 16.67 इंटू में 25 और यहाँ पे 16.67 प्लस का 25 हो जाएगा। तो अब जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपका 16 और 25, 6 5 11, 41 के एक, 6 5 11 के एक बचता है 1 और 2 1 3 1 4, ये 41.67 बन जाएगा। और बटे में देखिए क्या बन जाता है 16.67 और इंटू में 25 बन जाएगा। अब देखिए 16 दूना 32 और 32 8 20, लगभग ये जो है आपका 2.5 टाइम्स जो है डिवाइड हो जाएगा। दशमलव हटाइएगा 0 250 और 25 से ये आपका 10 बार में कट जाएगा, बराबर आया 1/10। तो 1/f इक्वल टू आपका आ गया अप्रॉक्सीमेटली 1/10, तो f इक्वल टू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ लिखा, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दर्पण कैसा है आपका उत्तल, ये सॉरी लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, जिसकी फोकल डिस्टेंस क्या होती है पॉजिटिव आती है, जो कि यहाँ पे आपको आई भी है। तो f बराबर प्लस का 10 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 118 नंबर का। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है डियर। डरना नहीं है, कभी कभी टेढ़े दशमलव वाले नंबर भी आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना ही होगा। तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका जो है वहाँ पे वर्क करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 119 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के मानव का नेत्र जो नेत्र का जो दूर बिंदु और निकट बिंदु, दूर बिंदु कहाँ होता है अनंत पे, और निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कहाँ पे है अनंत और 25, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। अगला क्वेश्चन 120 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण, तो जो सिलियरी मस्कुलर मांसपेशियां होती हैं, सिलियरी मसल्स होती हैं, उनके कारण से ही वो संकुचित और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना, एक्सपेंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिस कारण से उसकी फोकल डिस्टेंस क्या हो जाती है घट या बढ़ जाती है। उसकी फोकल रेडियस कम या ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिक उसी पे डिपेंड करता है एफ, तो वो भी कम या ज़्यादा होता है। तो किस पे डिपेंड करता है, सिलियरी मसल्स पे। अगला क्वेश्चन 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, तो पीतल डियर, पीतल में आपका आयरन की बिल्कुल मात्रा नहीं होती, बाकी सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आयरन की मात्रा हो, जो कि सभी चुंबक के तरफ थोड़े ना थोड़े आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन 122 नंबर, जब एक सीधा चालक विद्युत वहन करता है तो इसके चारों ओर, देखिए जब ये तार है इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ जो है इससे सर्कुलर डिजाइन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उत्पन्न होती हैं इस तरह से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती जो कि क्या होती है कॉन्सेंट्रिक होती हैं। आगे देखिए 123 नंबर, बायोगैस को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है ना, क्यों माना जाता है बायोगैस को आपको ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत, तो ये आपको बताना है, क्योंकि ये जो है धुआं रहित जलता है ना, बायोगैस जो होती है वो आपकी धुआं रहित जलती है, धुएं का इसमें उत्पादन नहीं हो पाता, इस वजह से ये बेहतर एक विकल्प है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन 124 नंबर देखिए, रिहान पकाने के लिए ऊर्जा को किसी भी स्रोत का प्रयोग कर सकता है ना, रिहान है एक बच्चा है जो कि खाना पकाने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का यूज कर सकता है, परंतु वह स्रोत से धुएं के उत्पादन यानी कि उसको धुआं का उत्पादन से बचना चाहता है, तो इसमें से कौन से स्रोत का वो यूज करे खाना पकाने के लिए, तो देखिए कोयला है धुआं देगा, पेट्रोलियम में धुआं देगा, लकड़ी भी धुआं, विद्युत से धुआं नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 125, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है ना, विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, जो कि सोलर सेल आपका काम करता है, सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति पावर दी हुई है आपको -2 डायोप्टर, तो आपसे पूछ रहा है इसकी फोकल लेंथ, तो P इक्वल टू होता है 1/f, जहां f किस में होना चाहिए मीटर में आता है, तो यहां से अगर f निकालें तो 1/p होगा, जो कि आएगा 1/-2 यानी कि 0.5 वो भी माइनस का इतना मीटर, तो आपका सही हो जाएगा -0.5 मीटर।
-0.5 मीटर नहीं दिया हुआ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। माइनस का 0.5 इंटू में 100 तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 से 100 में करेंगे तो माइनस का 50 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेत्रोद और लेंस के बीच, है ना, जो नेत्रोद होता है, नेत्रोद जो पानी भरा रहता है अंदर में, है ना, और लेंस आंख के, जो हमारे ह्यूमन आई की बात कर रहा है, जो लेंस होता है नेत्र लेंस जिसको कहते हैं, और उसके आगे जो नेत्रोद रहता है जिसमें वाटर लिक्विड भरा रहता है उसको नेत्रोद कहते हैं। इनके बीच जो काला खुला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, तो उसको प्यूपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसका नाम है प्यूपिल। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 128 नंबर, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली है जो एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है। प्रेरित विद्युत धारा, है ना, जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद जो है क्या होती है? बदलती रहती है, यानी कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा डियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए 129 नंबर, दोपहर में सूर्य सफेद दिखाई देने लगता है, क्यों ऐसा होता है? इसमें से आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसी वजह से दोपहर में जो सन है वो सफेद दिखाई देता है। तो प्रकाश के न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव की बात है, फैलता नहीं है। जब कम फैलेगा तो सभी कलर्स क्या होते हैं? एक साथ रहेंगे, और सब कलर एक साथ ज्वाइंट रहेंगे तो वो कलर क्या होती है? एक व्हाइट लाइट होती है। दैट्स वाई कि आपका सन व्हाइट नजर आता है। पदार्थ जो है, पदार्थ प्रतिरोधकता रो और लंबाई एल वाले एक तार को दो समान भागों में काट दिया गया है। दोनों भागों की प्रतिरोधकता देखिए, एक तार है, इस तरह से मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये देखिए तार है ना, ये इसकी मोटाई है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए ए है, और ये जिस मटेरियल से बना है उसकी प्रतिरोधकता रो है, और इसकी लेंथ आपकी कितनी है? एल है, और इसका रेजिस्टेंस आर है ना। अब कह रहा है दो समान भागों में, यहाँ इसको आधे आधे से काट दिया गया यहाँ से, तो अब ये आपकी ये एक लेंथ बन गया, एक तार की ये लेंथ कितनी हो गई? L/2। ये देखिए ये वाला, इसकी भी लेंथ हो गई L/2। अब लेकिन प्रतिरोधकता, क्योंकि मटेरियल नहीं बदला तो इसकी प्रतिरोधकता भी बिल्कुल सेम रहने वाली है, ये बदलेगी नहीं। क्वेश्चन देखिए कैसे आपको चेक करता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, क्योंकि रो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, है ना, जो जिस पदार्थ का वो तार बना हुआ है उस पदार्थ पर निर्भर करता है कौन? रो, यानी कि जो आपकी प्रतिरोधकता है वह। तो चूंकि मटेरियल बदल ही नहीं रहा है इसलिए रो रिमेन्स चेंज अनचेंज, राइट। तो रिमेन्स जो है सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। रो ही रहेगा, उनकी प्रतिरोधकता दोनों की क्या होगी? रो ही रहेगी। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु जो है समतल दर्पण के सामने 0.25 मीटर, ये देखिए ये समतल दर्पण मैं आपके सामने बना रहा हूं इस तरह से। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए पर और ये है आपका पी, तो जितनी दूरी पर ये आपकी 0.25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई, तो उतना ही दूरी पर इसका इमेज भी बनेगा, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी आपकी 0.25 सेंटीमीटर बनेगी। तो उसने क्या कहा? ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस देखिए 0.25 दोनों जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर कहीं पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है वो हो जाएगा सही। तो इस तरह से कहता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ बच्चों को हो सकता है जो डाउटफुल हैं तो उनको लगेगा कि ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको ये स्पष्ट बता दिया, बना के दिखा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं, शून्य परावर्तन कोण। ये देखिए परावर्तन कोण कह दिया है ना, तो शून्य परावर्तन कोण कब होगा? जब लाइट आपके अभिलंब यानी कि नॉर्मल से होकर के पास करेगी, तो जब परावर्तित होगी इससे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी? ऐसे ही वापस चली जाती है परावर्तन के पश्चात। तो जब शून्य परावर्तन कोण है तो आपतन कोण भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। तो ये आपको दिख गया। अगर ये इस तरह से आ रही है आपतित किरण, तो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है वही आपकी, वो आपका आई, और परावर्तन जो होने के बाद ये बनाती है वो आपका आर। चूंकि ये लाइट ही आकर के इस पे से होके आ रही है तो 0 एंगल क्रिएट होगा, आई भी और आर भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 133 नंबर 133, एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति जब दर्पण से वस्तु की ध्रुव और फोकल बिंदु एफ के बीच की दूरी से कम होगी, है ना, तो वो कैसा इमेज बनाएगा? द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट एफ ऑफ द मिरर वुड बी।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए इसमें कैसा इमेज फॉर्म होगा, तो वो इमेज होगा आभासी, सीधा और आकार में क्या होगा, छोटा। ऑप्शन सी जो है आपका सही लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है ना, ये है आपका एनजी। जल में प्रकाश की गति क्या पूछ रहा है, मान लीजिए कि v है, तो एनजी बराबर होता क्या है आपको, सी वाई में v होता है। एनजी दिया हुआ है कितना आपका 1.33 इक्वल टू सी होता है प्रकाश की चाल, यानी कि 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड और बटे में v। तो यहाँ से अगर v निकालने जाओगे तो 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे में 1.33 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इसी को जरा सा भाग लगा करके निकालिएगा तो आपको आंसर मिलने वाला है। देखिए 1.33, ये हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए कमाल तो इसी में होने वाला है। 10 की पावर सभी में सेम सेम है, इसलिए 10 की पावर को छेड़छाड़ मत कीजिए, बस 3/1.33 को भाग ले, दशमलव लगाइए, 0 0 हट जाएगा, है ना। तो अब ये कितनी बार में जाएगा, लगभग में 2 बार में चल जाएगा, है ना। तो ये आपका 266 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 300 में से घटाइए तो 44 आपका बच जाएगा। 44 नहीं 34 बचेगा, 34 बचेगा। अब दशमलव लगे तो 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए, तो इसमें 2.66 है, 2.26 है, तो यहाँ पे 34 और 0 340 आ जाएगा। अब की बार अगर इसको हम 3 बार ले जाते हैं, 33 99 399 बन जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा फिर से 2 बार जाएगा, है ना। तो 2.2 के समथिंग आएगा, 2.2 और इनटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 134 नंबर का सी, राइट। इस तरह से आपको देखिए पूरा कैलकुलेशन वहाँ नहीं करना है, आपको अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट जब जो आंसर मिल रहा है वो आपको लगा के चले आना है, राइट। अब ये 6 बार में तो संभव ही नहीं था, इसलिए मैंने दशमलव के एक अंक तक ही डिवीजन किया। अगला है अवतल लेंस की आवर्धन जो शक्ति होती है वो कितनी होती है। तो देखिए अवतल लेंस की बात कर रहा है ना। अवतल लेंस क्या करता है, तो इसकी जो आवर्धन शक्ति होती है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इमेज छोटा बनाता है, इमेज की साइज हमेशा छोटी रहती है वस्तु से, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा ऑलवेज लेस देन 1। 135 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 136 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के, तो गैल्वेनोमीटर वैसा उपकरण है जो कि किसी सर्किट के अंदर में जब उसको लगाते हैं तो इसकी निडल आपकी डिफ्लेक्ट होती है, जो ये बताती है कि उस सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है अथवा नहीं। लेकिन कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसको मेजर करने के लिए दूसरा यंत्र यूज होता है जिसको बोलते हैं अमीटर, राइट। अमीटर बोलते हैं, जो कि करंट कितना बह रहा है उसको मेजर करता है। अगला 137 एसी जनित डैश के सिद्धांत पर किसके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 138 जीवाश्म ईंधन इसमें से क्या है। तो जो ये ऊर्जा के जो गैर नवीकरणीय स्रोत होते हैं उन्हीं को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh बोलते हैं, जिसको एक यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं ना। जो घरों में सप्लाई होने वाली ऊर्जा की ऊर्जा होती है उसको हम लोग किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं, जो कि होता है 3 गुणे 10 की घात 8 सॉरी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जो कि सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, जो जल शक्ति संयंत्र होता है ना, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, वो कहाँ पे ज़्यादातर लोकेटेड होते हैं, वो होते हैं आपके पर्वतीय भूखंड पे, यानी कि जो हिली टेरेंस होते हैं वहाँ पे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिल ऑलरेडी रहते हैं, मान लीजिए 2 या 3 साइड से हिल हैं और एक साइड से नदी आ रही है, तो ऑटोमेटिक बस एक ही साइड में उसको बांधना पड़ेगा और आपका बांध तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पे बांध बनाने में सुविधा होती है हिली रीजन्स में, इसीलिए जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे हिली टेरेंस में स्थित होते हैं, पर्वतीय भूखंड में रहते हैं। 41 नंबर, 10 वोल्ट की बैटरी 20,000 कूलाम का आवेश 20 ओम के प्रतिरोध में वहन करती है, 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो कार्य देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो 10 है ना, V इक्वल टू होता है क्या है, W अपॉन क्यू होता है डियर, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। आपसे पूछ क्या रहा है, किया गया कार्य, यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो Q कितना है, 20,000 है, तो 10 गुणे 20,000 जैसे करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 जूल, ये सही हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात 5। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं वो कि अननेसेसरी है, यानी कि आपके यूज़ की नहीं है, वैसे ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा ये फॉर्मूला लगा करके, विभवांतर वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 142 नंबर का, दो युक्तियां हैं जो कि समांतर क्रम में ए से बी बिंदुओं के बीच में जोड़ी गई हैं। ए बिंदु है
और ये बी बिंदु है। इन दोनों के बीच में दो चीजें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, किसमें, समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों को, है ना, इन दोनों बिंदुओं की जुड़ी वह भौतिक मात्रा जो दोनों बिंदुओं के बीच समान रहेगी। मान लीजिए यहाँ से सप्लाई दी जा रही है, करंट आपकी चल रही है ना, तो यहाँ पे ये ए है और ये वाला पॉइंट बी है। ये करंट तुरंत, इसके लिए दो रास्ता मिलता है, तो I1 और R2, करंट आपका बदल गया, लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस R1 और R2 है, वोल्टेज V है, तो इसका जो विभवांतर है वो हर जगह पे दोनों बिंदुओं के बीच में, दोनों प्रतिरोधों में या दोनों डिवाइसों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम है, यानी कि रिमेंस कांस्टेंट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, वोल्टेज आपका क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन 143, निम्नलिखित परिपथ में 10 ओम प्रतिरोधक में विद्युत धारा की परिगणना कीजिए। यानी कि जो 10 ओम वाला, ये वाला बीच वाला है, इसमें आपको कितना करंट जा रहा है, उस करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये I1, इसमें I2 और इसमें I3, राइट। तो अब यहाँ पे V आपको दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट है, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। हमको क्या निकालना है, I, तो I इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो यहाँ से I इक्वल टू V हमारा कितना है, 6 है, और R कितना है, 10 ओम है, लगा दीजिए, तो 0.6 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आपने करना है क्वेश्चन को सॉल्यूशन। 144, 220 वोल्ट की परिचालित करने वाले 40 वाट और 60 वाट के तंतुओं को प्रतिरोध R1 और R2 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होगा, है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला जो होता है पावर वाला, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। चूंकि इसमें I नहीं है, R आना चाहिए, तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए जैसे I की जगह यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा इसको, तो हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू V अपॉन R। V अपॉन R, इसका मतलब है कि P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये हमको पता चल गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है, सॉरी यहाँ P है, P ही लिखिए। तो अब आपको क्या कह रहा है, R1 R2, अगर इसमें अगर R करिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन का P। इसी फॉर्मूले का आपको निकालना है यूज करके। तो देखिए R यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/P, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, बस। तो जिसका देखिए पहले वाला R1 का पावर ज्यादा कम है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। R1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, R2। ये जिसमें भी दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो किस तरीके के कॉन्सेप्ट के अंदर घुस घुस करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन इसके आंसर निकलेंगे। देख लीजिएगा, पहला R1 लेस है, बिल्कुल नहीं होगा। R1 बराबर, बिल्कुल नहीं होगा। R1 ग्रेटर, बिल्कुल नहीं होगा, बराबर भी दिया हुआ। ये आपका डी में दिया हुआ R2 लेस देन R1, है ना, R2 लेस देन R1 ये दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 145, प्रत्येक 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक हैं, उनका प्रयोग करके बनाए जा सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर इनको सीरीज में जोड़ देते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो 5/5 इसका टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 1 ओम आ जाएगा। लेकिन अगर इनको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, राइट, पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो 1/R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 5 गुणे 5 यानी कि 25, यानी कि R का मान कितना आ जाएगा, 1/25 ओम आ जाएगा, राइट, जो कि बिल्कुल कम है। तो मैक्सिमम कौन है भाई, 1 ओम आ रहा है। तो इनको अगर आप पैरेलल सीरीज में जोड़ देते हो, तो आपको मैक्सिमम जो प्रतिरोध मिल जाएगा वो क्या होगा, आपका 1 ओम होगा, जो कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 146, जब प्रकाश किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं तो अधिकांश अपवर्तन किस जगह पर हो जाता है ना। तो जो कॉर्निया का बाह्य पृष्ठ होता है, वहां पर आपका मैक्सिमम लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए 147, जब श्वेत प्रकाश की बात कर रहा है, एक वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है, तो विचलन कोण डैश के लिए न्यूनतम होता है। तो किसके लिए विचलन कोण न्यूनतम होगा, तो जरा सा आप प्रिज्म में ध्यान दीजिए। प्रिज्म में आपने देखा होगा कि इस तरह से जब लाइट जाती है, तो सबसे ज्यादा जो मुड़ने वाला लाइट होती है, ये रेड सबसे कम मुड़ता है, ये असली रास्ते से, है ना। तो असली रास्ते से ये आपका डेल्टा जो दिखा रहा है, यही आपका विक्षेपण कोण होता है ना, विचलन कोण होता है। और ये वायलेट होता है, जो कि सबसे ज्यादा विचलित होता है। तो सबसे कम विचलन कोण किसका होता है, रेड का आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। फिलहाल ये जैसे भी करेगा, ये हर जगह आपकी ट्रू बनता है। तो जो सबसे कम फैलेगा जो कलर, बस इतना ध्यान रखिए, जो सबसे कम फैला उसका विचलन कोण सबसे कम, जो ज्यादा फैला विचलन कोण उसका सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा फैलने वाला कलर कौन सा है, वायलेट यानी बैगनी, या यूं कह लो कि ब्लू उसके बाद में आता है, जिसके कारण से आपका आसमान भी नीला नजर आता है। और रेड कलर कम फैलता है, प्रसारित होता है, इसलिए वो गाढ़ा नजर आता है। गाढ़ा चीज बहुत दूर से नजर आता है, इस वजह से
रेड कलर आपको बहुत दूर से क्लियर कट में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, इसलिए जो खतरे के संकेत हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो ये आपका रीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन 148 है, 2 ओम, 4 ओम और 1 ओम और 100 ओम इसका प्रयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध पूछ रहा है ना। तो न्यूनतम प्रतिरोध कब मिलेगा, ध्यान देना। दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो पूरी सर्किट का, वो जो दिए गए रेजिस्टेंसेस होते हैं उनमें उनसे जो सबसे ज्यादा होगा उनसे अधिक होगा, राइट, क्योंकि वो सीधे जुड़ जाते हैं। और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो जो सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम आपका रेजिस्टेंस होगा, वो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोध कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 1 ओम से भी क्या होगा, कम होगा। सो लेस देन 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन 49 का 149, प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति कौन सी है। DLF पता ही नहीं क्या है, FCL पता ही नहीं क्या है, LPG तो जानते हैं लेकिन ये दूसरी चीज है, और CFL जो कि आप बहुत बढ़िया से सुने होंगे, CFL। तो CFL का जो पूरा नाम क्या होता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर इसको कमेंट करिएगा। हम देखते हैं कि कितने बच्चे हमारे यहाँ तक फुल वॉच करते हैं वीडियो। तो ठीक है, CFL का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, यदि प्रत्येक R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक को समांतर संयोजन में जोड़ देते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में जैसे दो प्रतिरोध जोड़ देते हो जिनका प्रतिरोध क्या है, R है, तो देखिए 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R बराबर 2/R हो जाता है। तो टोटल R डैश बराबर क्या मिल जाएगा आपको, R/2। दो जुड़े तो नीचे में 2 आ गया, 3 जुड़ेंगे तो नीचे में 3 आएगा। इसी तरीके से अगर n जुड़ जाएंगे तो R डैश बराबर R/n आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, R/n। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है डियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा इस पढ़ाई को, इस लेक्चर को। तो ठीक है, मिलेंगे कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।